हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदित्य शंकर। आई एम फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। दोस्तों, आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक को पढ़ेंगे। इस टॉपिक से पहले दोस्तों हम लोग लाइफ प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, लाइट, इन सभी चैप्टर को अपने चैनल पर हम अपलोड कर चुके हैं। वहां जाकर इन सभी चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपके एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। दोस्तों आइए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। दोस्तों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जैसी कोई चीज़ जो भी होती है, ये एनिमल या प्लांट के एक स्पेशल फीचर होता है। क्योंकि एनिमल और प्लांट में कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे हम एनिमल का मान चले, जैसे हम लोग रनिंग करते हैं, तो रनिंग करने के लिए बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है, उसके कंट्रोल वे में होता है। जैसे जब हम लोग दोस्तों रनिंग करते हैं तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत होगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमारे बॉडी में एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर होता है, वहाँ से मिलती है। पर एटीपी ऐसे तो आएगी नहीं, उसके लिए हमारे लंग्स को ज़्यादा फास्टर काम करना पड़ेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी हमारी बॉडी एट द टाइम ऑफ द रनिंग। फिर वो ऑक्सीजन जाएगा और सेलुलर रेस्पिरेशन को परफॉर्म करेंगे, जहाँ से एटीपी हमें एनर्जी देगा। यानी कि एक रनिंग के लिए बहुत सारी एक्टिविटी चाहिए, जिसके वजह से हम लोग रनिंग कर पाते हैं। ये सारी एक्टिविटी कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना जरूरी है। क्योंकि यदि जिस समय हम रनिंग, उस समय हमारा बॉडी यदि एनर्जी नहीं दिया तो क्या हम लोग सही से रन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रनिंग में हमें डिफिकल्टी होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ऑल दो प्रोसेस जो है, जितनी सारी प्रोसेस है, सबको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना जरूरी होता है। तो आइए हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट द चेंज इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, आइदर वो प्लांट हो या एनिमल हो, यदि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजिंग आता है, उस चेंज के प्रति वो रिएक्शन करता है, रिएक्शन शो करता है या उसके प्रति रिस्पॉन्ड करता है। वहीं जबकि नॉन लिविंग चीजें, हम उसके आसपास कुछ भी चेंज हो, उसके प्रति वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये लिविंग होने का एक स्पेशल पहचान भी है दोस्तों। ठीक है। अब जो इन्वायरमेंट में चेंज होता है, उस चेंज को यानी उस फैक्टर को क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है। वो चेंज एक स्टिमुलस के रूप में आता है, जिसके प्रति कोई भी लिविंग प्लांट हो या एनिमल हो, रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है दोस्तों। द चेंज इन द एनवायरनमेंट टू व्हिच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट कॉल्ड द स्टिमुलाई सच एज द स्टिमुलस के रूप में क्या क्या स्टिमुलस का एग्जांपल हो सकता है दोस्तों? लाइट हो सकता है, हीट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, साउंड हो सकता है, स्मेल हो सकता है, टच हो सकता है। ये सभी स्टिमुलस का कुछ प्रकार है। ठीक है। जैसे हमारे आंख के सामने बहुत सारी लाइट आ जाए तो तुरंत हमारा आंख क्या होता है? बंद हो जाता है। ये क्या हुआ? ये हमारा कोऑर्डिनेशन है। ज्यादा लाइट आई, आंख को बंद कर लो, ताकि हमारी आंख की रेटिना या आंख की कोई भी चीजें डैमेज ना हो। जैसे बहुत ज्यादा हीट पड़ रही है तो हम क्या कम कपड़ा पहनने लगते हैं, पतली कपड़ा पहनना शुरू कर देते हैं, फिर छाया में चले जाते हैं, कहीं पेड़ के नीचे चले जाते हैं, या एसी कूलर ये सब चलाते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ। जैसे कोल्ड कोल्ड जैसे अभी सर्दी पड़ रही है दोस्तों, तो हम सभी लोग क्या गर्म कपड़े पहनने लगते हैं। ये हमारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का एक तरीका है। ठीक है। बोथ प्लांट एंड एनिमल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट इन द डिफरेंट मैनर। जैसे प्लांट और जैसे पहले हम बता चुके हैं, प्लांट और एनिमल दोनों ही रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस के प्रति। बस रिस्पॉन्ड करने के तरीका दोनों में अलग अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि ह्यूमन में तो चलो हमारी नर्वस सिस्टम होती है, जबकि प्लांट में ह्यूमन की तरह कोई नर्वस सिस्टम नहीं होती है। पर वो भी अपना कोऑर्डिनेशन शो करता है और एनिमल भी अपना कोऑर्डिनेशन शो करता है। बट दोनों के शो करने का तरीका में कुछ डिफरेंट है। वो भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि प्लांट अपना कोऑर्डिनेशन कैसे करता है, कैसे कंट्रोल करता है, एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कैसे शो करता है दोस्तों। अब देखिए, एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो करने के लिए दो मोड होता है। एक तो हमारी नर्वस सिस्टम होती है, दूसरा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होती है। नर्वस सिस्टम को भी पढ़ेंगे हम लोग और एंडोक्राइन सिस्टम को भी पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम जो हमारी ब्रेन की जो कंट्रोलिंग होती है, उसको हम नर्वस सिस्टम के दायरे में पढ़ेंगे। जबकि हमारे शरीर में जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है हार्मोन के थ्रू, वो उसको हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में दोस्तों पढ़ेंगे। आइए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम। जैसा कि दोस्तों नर्वस सिस्टम जो है, ये बनता है नर्वस टिश्यू और हमारे मसल टिश्यू से। ठीक है। और नर्वस टिश्यू जो बनता है नर्व सेल से बनता है, जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं दोस्तों। यानी कि न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी फंक्शनल इकाई कोई है तो वो न्यूरॉन है या नर्व सेल है दोस्तों। नर्व सेल और न्यूरॉन दोनों सेम चीज को बोलते हैं। यानी नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ द ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ द नर्व सेल और न्यूरॉन्स एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर द कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट। ठीक है दोस्तों। नर्व सेल जो होती है या न्यूरॉन्स जो होता है, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कैरी ऑन करता है। ठीक है। अब आइए दोस्तों समझते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर एक तरह का न्यूरॉन होता है जो कि इंफॉर्मेशन को सेंस करता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों। आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ द सम नर्व सेल दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होता है, कोई ना कोई तो रिसीवर होगा ना, तो जो नर्व सेल इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, डिटेक्ट करता है, पहचानता है, उसको हम लोग रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है। और ये रिसेप्टर कहाँ लोकेटेड होते हैं? हमारे बॉडी में जो भी सेंस ऑर्गन होता है वहां पे रिसेप्टर लोकेटेड होते हैं। ठीक है। तो हमारे बॉडी में आप लोग को पहले से ही मालूम होगा टोटल कितने तो हमारे बॉडी में टोटल फाइव सेंस ऑर्गन है।
जैसे ईयर हो गया, आईज हो गया, स्किन हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, ये सभी क्या है, सेंस ऑर्गन है। इनका काम होता है कुछ ना कुछ सेंस करना। अब हम समझते हैं ईयर का सेंसिंग क्या होता है, आई किस चीज को सेंस करता है, स्किन किस चीज को सेंस करता है, नोज, टंग, ये सब चीजें किस चीज को सेंस करता है। हम लोग जानते हैं ईयर जो है किसी भी चीज को सुनने का काम करता है, यानी कि, और सुनने चीजों को हम फोन से कोरिलेट करते हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसलिए इस ईयर को क्या बोलते हैं, फोनो रिसेप्टर। इसका काम होता है हियरिंग, और ईयर का दूसरा काम होता है बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करता है, बॉडी के पोस्चर को भी मेंटेन करता है। और सबसे मेन काम हियरिंग का काम है, यानी हियरिंग का रिसेप्टर कहाँ होता है, हमारे ईयर में होता है। इसलिए ईयर कौन सा रिसेप्टर होगा साइंस की भाषा में, फोनो रिसेप्टर। ठीक है। अब आ जाइए आई। आई हम सभी लोगों को मालूम है देखने के काम आती है, किसी भी चीज को हम देख पाते हैं तो आई के थ्रू देखते हैं। इसलिए आई के जो साइंटिफिक वे में इसमें जो रिसेप्टर होगा उसका नेम क्या होगा, फोटो रिसेप्टर होगा। फोटो मतलब लाइट, और लाइट को रिसीव करने वाला को फोटो रिसेप्टर बोलेंगे। ठीक है। तो फोटो रिसेप्टर कहाँ होगा, आईज में होगा, उसका काम होगा किसी चीज को देखना। अब आ जाइए स्किन। स्किन में जो रिसेप्टर होता है सेंस करने के लिए, वो होता है दोस्तों थर्मो रिसेप्टर। थर्मो, यहाँ पे थर्मो मतलब हीट होता है, यानी कि थर्मो रिसेप्टर का काम होता है हीट या कोल्ड को पहचानना। उसको से हमारे एटमॉस्फेयर में यदि कभी ठंडी बढ़ जाए, गर्मी बढ़ जाए, ये सब चीज हमको पता चलता है। कैसे पता चलता है, हमारे स्किन के थ्रू दोस्तों पता चलता है। दूसरी चीज, हमारे स्किन में टच को भी पहचानने वाली रिसेप्टर होती है। जैसे आपको कोई टच करता है, आप पहचान जाते हो कि वो कौन है। जैसे आपको कोई टच कर रहा है, लड़का है, एक लड़की, ये भी पहचान जाते हो आप। ये क्यों पहचानते हो, क्योंकि आपके स्किन में जो होती है टच रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है। यानी स्किन का हमारा दो चीजों को सेंस करना हुआ है, हीट और कोल्ड को पहचानना, और टच को पहचानना हमारे स्किन में होता है। स्किन में कौन सी रिसेप्टर होती है, उस रिसेप्टर का नाम होता है थर्मो रिसेप्टर दोस्तों। अब आ जाइए नोज में। नोज में काम क्या होता है, किसी भी चीज को स्मेलिंग करना, सूंघना। और सूंघना साइंस की भाषा में ऑल्फैक्शन कहलाता है। यानी कि हमारे नोज में दोस्तों ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। यानी नोज में पाए जाने वाले जो रिसेप्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। उसका काम होता है स्मेल डिटेक्शन, यानी स्मेल को पहचानना। जैसे आप किसी स्मेल को, जैसे आपके नाक में पता, आप समझ जाते हैं ये किस चीज का स्मेल है। ठीक। अब टंग। टंग का काम क्या होता है दोस्तों, टेस्ट को पहचानना। किसी खाने के, किस खाने, जैसे आम का स्वाद कैसा होता है, संतरे का स्वाद कैसा होता है, दाल का स्वाद कैसा होता है, चावल का स्वाद कैसा है। आप खाकर आपके आंख भी मुंह दे दे, मुंह में चावल रहता है, आपको पहचान जाएंगे मुंह में हमारे चावल गया है, कि सब्जी गया है, आम गया है, क्या कौन सी फ्रूट्स गया है। इसको कैसे पहचान पाते हैं, क्योंकि हमारे टंग में रिसेप्टर होता है टेस्ट को पहचानने वाला। उस रिसेप्टर का नाम है गैस्टेटरी रिसेप्टर। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे सेंस ऑर्गन के बारे में। हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन का क्या काम है, ठीक है, उनके रिसेप्टर का क्या नाम है दोस्तों, आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा न्यूरॉन को समझते हैं। हम जैसा कि बता चुके हैं, न्यूरॉन या नर्व सेल दोनों सेम चीज को बोलते हैं, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। यानी न्यूरॉन से ही हमारी नर्वस सिस्टम बनती है दोस्तों। आइए न्यूरॉन के हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में एक एक करके समझते हैं। ठीक। तो न्यूरॉन में आपको, न्यूरॉन के पार्ट्स को पहले समझते हैं। न्यूरॉन का पार्ट्स होता है डेंड्राइट्स होता है, सेल बॉडी होता है, एक्सॉन होता है, और नर्व एंडिंग होता है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग डेंड्राइट्स को समझते हैं। डेंड्राइट्स का काम होता है इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना रिसेप्टर से। रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को कौन रिसीव करता है, न्यूरॉन का डेंड्राइट्स दोस्तों। ठीक है। अब डेंड्राइट्स में जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा एज ए केमिकल मैसेंजर ग्रुप में रिसीव करेगा, और डेंड्राइट्स उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज में। ठीक। यानी कि केमिकल मैसेंजर जो होता है उसको डेंड्राइट्स क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देता है, फिर फर्दर वो सेल बॉडी तक पहुंचा देता है। यानी कि न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन आता है डेंड्राइट्स होते हुए सेल बॉडी की तरफ आता है, यानी कि सेंट्रीपिटल ऑर्डर में आता है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है। अब आइए सेल बॉडी। सेल बॉडी एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ठीक है। और उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को सेल बॉडी एक्वायर करेगा, फिर उसको आगे फर्दर ट्रेवल करा देगा, आगे बढ़ाएगा। फिर आइए एक्सन को। एक्सॉन क्या होती है, एक लॉन्गेस्ट फाइबर होता है ऑन द सेल बॉडी, जिसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन से क्या होता है, सेंटर से दूर। जैसे आप देख रहे हैं ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स से एक्सॉन, तो देखिए यहाँ से क्या होता है, इस प्रकार से आपका इंपल्स एक्सॉन होते हुए बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो वही लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड द एक्सॉन। इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम सेल बॉडी टू द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है। आपका एक्सॉन से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स चलता है, फिर उसके बाद जो अगले न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट्स तक पहुंच जाता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स दोस्तों। तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे जाता है। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए नर्व एंडिंग के बाद अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट्स में जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो इसमें कुछ गैप होता है, उसी गैप को साइनेप्स बोलते हैं। इट इज अ गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ द वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन। ठीक है। एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच की गैप को क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। हियर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन दोस्तों। यानी कि
अब नर्व एंडिंग तक तो आया इलेक्ट्रिकल इंपल्स, अब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंचने के बीच में गैप हो, गैप को साइनेप्स बोलते हैं। तो उस गैप को क्या इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास करेगा? नहीं का। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स को चलने के लिए वायर का होना जरूरी है। आप एग्जाम को एज ए वायर समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, नर्व एंडिंग के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होता है केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसको क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर उसको कैरी ऑन करती है और अगले न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स में पहुंचा जाता है। जैसा कि मैं बताया हूं कि डेंड्राइट्स में जो होता है केमिकल इंपल्स जो होती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाए, फिर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहाँ जाएगा, सेल बॉडी में, सेल बॉडी में फिर वापस एक्सॉन से फिर केमिकल मैसेंजर में कन्वर्ट होकर फिर दूसरे अगले न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स में जाएगा, फिर वहां पर फिर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रिकल केमिकल कन्वर्जन होते हुए हमारे ब्रेन तक इंपल्स पहुंचता है दोस्तों। इस चीज को अच्छे समझिएगा, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स कैसे होता है। अब आइए दोस्तों समझते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक सडन एंड इमीडिएट रिस्पांस ऑफ द बॉडी टू स्टिमुलस। देखिए रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है बहुत तेजी से घटित होने वाली घटना है, बहुत ही क्विक होता है, बहुत तेजी से होता है, ठीक है। अब ये कब हो जाए, जैसे नी जर्क हो गया, विड्रॉल ऑफ हैंड अंडर टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। मान लो कहीं कहीं कोई हॉट ऑब्जेक्ट उसमें आपका हाथ गया, क्या आप सोच के हटाते हो हाथ? हाथ सोच के नहीं हटाते, एकाएक से हटा, बहुत तेजी से हटाते हो, बिना सोचे समझे भी हाथ हट जाता है ऑटोमेटिक। या कहीं मान लो आपके पेन में कोई पिन क्लिक हो गया, कहीं नी जर्क लग गया तो आपको पैर ऑटोमेटिक उठ जाता है, आपको उठाना नहीं पड़ता है। इस तरह के एक्शन को क्या बोलते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और ये एक्शन इनवॉलंटरी टाइप का एक्शन होता है। और इसमें दोस्तों हमारा जो है स्पाइनल कॉर्ड मेनली इसके रिस्पांस के लिए इन्वॉल्व होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आइए रिफ्लेक्स आर्क समझते हैं। द पाथवे थ्रू व्हिच नर्व इम्पल्स पासेस ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क दोस्तों। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो नर्व इम्पल्स जिस पाथ से होकर गुजरेगी, जिस पाथ से होकर ट्रेवल करेगी, जिस पाथ को ट्रेस करेगी, उस पाथ को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जैसे आप देखिए एक एग्जांपल लिया गया है, जैसे आपका हाथ मान लीजिए किसी गर्म तावे के ऊपर पड़ गया है, किसी हॉट ऑब्जेक्ट या गर्म तावे के ऊपर, तो हीट क्या हुआ, हीट यहाँ पे स्टिमुलस के रूप में आया, फैक्टर के रूप में आया, फिर वो रिसेप्टर ऑर्गन आपके स्किन उसको पहचानेगा हीट को, फिर वहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स चलेगी, फिर स्पाइनल कॉर्ड पे आएगा। तो इस फाइबर को बोलते हैं सेंसरी फाइबर। फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड से वो होते हुए आपके इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंच जाएगा, जो ऑर्गन उस आपका हाथ को हटाने में हेल्प करेगा। जैसे हमारा हाथ किसी तावे पर है तो आपका बाइसेप मसल उसको हटाने में हेल्प करेगा, तो बाइसेप मसल तक स्पाइनल कॉर्ड का ऑर्डर पहुंचेगा, उस ऑर्डर के बिहाफ पे आपका हाथ ऑटोमेटिक तावे पर से हट जाएगा। ये सभी चीजें होने में बहुत ही कम समय लगता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए ये एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन एक क्विक और सडन एक्शन होता है, जो कि एक इनवॉलंटरी टाइप का होता है, आपकी इच्छा आपके चाह पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। अब आइए समझते हैं हम लोग रिस्पॉन्स कितने प्रकार का होता है हमारे बॉडी में। स्टिमुलस के प्रति जो हम रिस्पॉन्स देते हैं वो कितने प्रकार का होता है। रिस्पॉन्स मेनली 3 प्रकार का होता है। एक वॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है, एक होता है इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, और जो अभी पढ़े रिफ्लेक्स ना, ये तीसरा प्रकार का रिस्पॉन्स होता है दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं वॉलंटरी रिस्पॉन्स। वॉलंटरी रिस्पॉन्स नाम से जैसा स्पष्ट है कि ये हमारे विश पे डिपेंड करता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बोल रहे हैं, यदि हम अभी चुप होना चाहे तो चुप भी हो सकते हैं, यानी हमारे अंडर कंट्रोल में है। यदि हमें जैसे खाना खाना है, खाना खाने का मन करेगा तो खाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं खाएंगे। ये हमारे विश पे डिपेंड करता है, हमारे इच्छा पे डिपेंड करता है। तो जो भी हमारे बॉडी की अंदर की एक्शन हमारे इच्छा पे डिपेंड करता हो, उस तरह के एक्शन को क्या बोलते हैं, वॉलंटरी रिस्पॉन्स या वॉलंटरी एक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये वॉलंटरी एक्शन जो होता है कंट्रोल बाय द फोर ब्रेन, हमारे फोर ब्रेन से वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल होता है। जैसे टॉकिंग करना, राइटिंग करना, स्पीकिंग करना, खाना खाना, ये सभी वॉलंटरी एक्शन है। मूविंग करना, वॉकिंग करना, सिनेमा देखना, ये सभी क्या है, वॉलंटरी एक्शन है दोस्तों, ठीक। अब आइए हम लोग इनवॉलंटरी, जैसा नाम से स्पष्ट है, वॉलंटरी के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये इनवॉलंटरी एक्शन उस प्रकार का एक्शन है जो हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है, हमारे चाह हमारे इच्छा पे डिपेंड नहीं करता है, और इसको कंट्रोल करती है हमारी मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे हमारी हार्ट बीट, क्या हम चाह देंगे तो हमारी हार्ट बीट रुकेगी? नहीं रुकेगी, यानी ये इनवॉलंटरी हुआ। या हमें मान लो नौसिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, तो क्या हमारी इच्छा पे डिपेंड करेगा क्या कि वोमिटिंग हो या ना हो? नहीं, वोमिटिंग आएगा तो आ जाएगा। जैसे रेस्पिरेशन, हम सांस लेते हैं, क्या सांस लेना हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है? नहीं। या तुम्हारे स्वाद के अनुसार का खाना सामने दिख जाए जिसको तुम बहुत ज्यादा पसंद करते हो, तुम्हें सलिवेशन होने लगेगा, सलीवा मुंह में आने लगेगा, वो भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता है। ये सभी एक्शन कैसा होता है, इनवॉलंटरी टाइप ऑफ द एक्शन होता है। और ये ध्यान रखिएगा, इसको कंट्रोल करती है हमारी मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, जबकि वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करती है हमारी फोर ब्रेन। अब आइए रिफ्लेक्स एक्शन, जैसा कि मैं बता चुका, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है स्पाइनल कॉर्ड। ये तीनों ब्रेन को ध्यान में रखिएगा। वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करती है फोर ब्रेन, इनवॉलंटरी को मिड और हिंड ब्रेन, एंड रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, ठीक। और ये भी रिफ्लेक्स एक्शन में जो भी घटनाएं होती है ये भी हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करती है दोस्तों, ठीक। इसको इनवॉलंटरी से थोड़ा अलग करके इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड इसको कंट्रोल करता है। अब आइए दोस्तों, जब ऑलरेडी हमारे बॉडी में वॉलंटरी एक्शन इनवॉलंटरी एक्शन होती है तो भी हमें रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है?
रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इसमें जो होती है बट बहुत फास्ट एक्शन को शो करना होता है, ठीक। इन सम सिचुएशन सच एज टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, पिंचिंग इटीसी आर नीड टू एक्ट क्विकली, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन को बहुत क्विकली करनी होती है, अदरवाइज और यदि हम उसको क्विकली नहीं करेंगे, जैसे मान लो हमारा हाथ कहीं मान तवे पे पड़ा है, गर्म चीजों पर पड़ा है, यदि हम बहुत क्विक नहीं करेंगे तो हमारा हाथ जलने की संभावना होती है। और कोई भी इंफॉर्मेशन जितना जल्दी हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेगा, उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा हमारे हिंड ब्रेन या फोर ब्रेन में पहुंचने में। इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड, और इस तरह के एक्शन हमारे बॉडी में है क्योंकि हमें ज्यादा हार्म ना पहुंचे, हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो क्विक एक्शन के लिए स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल है। हियर रिस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेड ऑफ द ब्रेन। हमारी ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का एक्शन हमारे ब्रेन से ज्यादा फास्ट हो जाता है, ठीक है। आइए समझते हैं हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम। दोस्तों, ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो प्रकार की होती है, एक होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नाम से स्पष्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो आप सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जो भी हमारे नर्वस नेटवर्क है, माने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दीजिए, जो भी हमारे नर्वस नेटवर्क है वो सभी हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट होता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेनली दो प्रकार की नर्व फाइबर होती है, एक क्रेनियल नर्व फाइबर्स होती है, एक होती है दूसरी होती है स्पाइनल नर्व फाइबर। क्रेनियल नर्व फाइबर दोस्तों राइजेस फ्रॉम द ब्रेन, यानी क्रेनियल मतलब हमारे क्रेनियम, हमारे ब्रेन के एरिया को क्रेनियम पार्ट बोलते हैं। तो हमारे क्रेनियल से जो भी नर्व फाइबर निकलती है, मतलब ब्रेन से जो भी नर्व फाइबर निकलती है उस नर्व फाइबर को क्रेनियल नर्व फाइबर बोलते हैं। जबकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व फाइबर निकलती है वो उसको हम लोग स्पाइनल नर्व फाइबर दोस्तों बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो प्रकार का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो प्रकार, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो प्रकार का फाइबर होती है, क्रेनियल नर्व फाइबर एंड सेकंड स्पाइनल नर्व फाइबर दोस्तों, ठीक है। अब आइए हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन को, ठीक है। अब ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। हम सभी लोग को मालूम है हमारे बॉडी के अंदर जो ब्रेन होती है सबसे मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होती है। हमारे बॉडी के अंदर लगभग ऑलमोस्ट सभी एक्टिविटी को हमारे ब्रेन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल और उसको रेगुलेट करती है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे ब्रेन का थ्री मेन पार्ट होता है, एक होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, तीसरा होता है हिंड ब्रेन। आप लोग याद रखिएगा, ब्रेन का तीन प्रकार, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। आइए हम लोग दोस्तों देखते हैं फोर ब्रेन के बारे में। हमारे ब्रेन का सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है फोर ब्रेन दोस्तों, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर जो भी हम लोग थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, इंटेलिजेंस जैसी बातें होती है, ये सभी चीजें हमारी कहाँ रेगुलेट होती है, फोर ब्रेन में, ठीक है। यदि फोर ब्रेन दोस्तों हमारे डैमेज हो जाए तो हम सभी समझो हमारे याददाश्त ही खत्म हो जाएगा, हम कोई चीज सोच नहीं सकते हैं। तो समझिए फोर ब्रेन हमारे ब्रेन की 80% चीजों को कंट्रोल करता है ऑलमोस्ट। जैसे आप देख लीजिए कुछ फंक्शन जो कि याद रखिएगा, जैसे थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन, जितने हमारे बॉडी में वॉलंटरी एक्शन होता है उसको भी कंट्रोल करती है फोर ब्रेन। मेमोरी, जो कि मैं बता चुका, मेमोरी को स्टोरेज हमारे बॉडी के चिप का काम कौन करता है, फोर ब्रेन ही करती है, ठीक है दोस्तों। एंड इट रिसीव सेंसरी इंपल्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। हमारे बॉडी में जितनी सारी सेंसरी इंपल्स आता है सेंसरी नर्व फाइबर से, उसका भी कोऑर्डिनेटिंग इंटीग्रेशन कहाँ होता है, फोर ब्रेन में होता है। एंड इट इज अ सेंटर एसोसिएटेड विद द हंगर। यदि हमें भूख प्यास लगती है उसकी भी सेंटर जो होती है फोर ब्रेन में ही होती है। यदि फोर ब्रेन में है तो हमें भूख प्यास जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, सही नॉर्मल टाइप से भूख नहीं लगेगा, नॉर्मल टाइप से प्यास नहीं लगेगा। यानी हंगर सेंटर कहाँ होती है, फोर ब्रेन में होती है दोस्तों। अब आइए थोड़ा दोस्तों देखते हैं मिड ब्रेन। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मिड ब्रेन कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन सच एज ए चेंज इन द प्यूपिल साइज, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक। जैसे दोस्तों आप यदि जाएंगे बहुत ज्यादा लाइट में, सूर्य 12 बजे दिन में आप घर से बाहर निकलते हैं, आपकी प्यूपिल की साइज क्या होती है, छोटी हो जाती है, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। इस प्रकार से आपका आंख डैमेज होने से बचता है। तो प्यूपिल, और यही यदि अंधेरा रूम में आते हैं तो प्यूपिल की साइज बढ़ जाती है। तो प्यूपिल का साइज कम बेसी होना ये भी एक तरह का इनवॉलंटरी एक्शन होता है, और इसको कौन कंट्रोल करेगा, मिड ब्रेन। जबकि रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ जैसे हेड हो गया, नेक हो गया, ट्रंक है, इसकी रिफ्लेक्स मूवमेंट जो होती है कौन कराएगा, हम, ये भी मिड ब्रेन कराएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे आपको पीछे से कोई चोट मारा तो आप आगे की तरफ ऑटोमेटिक झुकोगे, ये भी एक तरह का रिफ्लेक्स, बचने के लिए ये भी एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इसलिए हेड, नेक एंड ट्रंक के मूवमेंट कौन कराता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट मिड ब्रेन कराता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन को हम लोग मेनली थ्री सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं सेरिबेलम, दूसरे को मेडुला, तीसरे को पोन्स बोलते हैं दोस्तों। सेरिबेलम जैसा कि नाम है, इसको आप सेरिबेलम को सेरिबैलेंसम समझ सकते हैं। सेरिबैलेंसम हम इसलिए थोड़ा सा बता रहे ताकि आपको याद रहे परमानेंट। सेरिबेलम का काम होता है बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी पोस्चर, कंट्रोल द पोस्चर एंड बैलेंस, ठीक है दोस्तों। तो सेरिबेलम का काम होता है बैलेंसिंग करना हमारे बॉडी को।
प्रेसिजन ऑफ द वॉलंटरी एक्शन, हम जो भी वॉलंटरी एक्शन करते हैं, जैसे हम जैसे पेन पकड़ के लिखते हैं या खड़े होते हैं, उसमें मतलब एक्यूरेसी ज्यादा हो, एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना किसका काम होता है? सेरिबेलम का। ठीक है दोस्तों, यानी बॉडी पोस्चर, बैलेंसिंग, एक्यूरेसी सब किसका काम होता है? सेरिबेलम का। ठीक है, जबकि मेडुला का काम कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन सच लाइक द ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वोमिटिंग, हार्ट बीट को कंट्रोल करना, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, ये सब मेडुला का काम होता है। ठीक है दोस्तों, जबकि पॉन्स भी इनवॉलंटरी एक्शन में भाग लेता है, जिसका काम होता है रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। एक्चुअली दोस्तों मेडुला और पॉन्स दोनों रेस्पिरेशन में भी टेक पार्ट करता है, जबकि हार्ट बीट को भी कंट्रोल करने में दोनों पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये सब रहा कुछ ब्रेन का फंक्शन। आइए कुछ ब्रेन का स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। ये दोस्तों पार्ट है, ये सेरिब्रम है, जबकि ये वाला जो येलो वाला पार्ट देखे ये हमारा मिड ब्रेन है, जबकि ये फूल जैसा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेरिबेलम है। और ये दोस्तों जो उभरा हुआ पार्ट है ये पोन्स है। पोन्स के जस्ट नीचे से मेडुला होता है दोस्तों, इस चीज को आप जाने, और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू होता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि ब्रेन चूंकि बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन होता है, इसको थोड़ा सा में भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट है, बहुत मुलायम चीज है, इसकी प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर मेन इंटीग्रेटिंग ऑर्गन है। ब्रेन गड़बड़ हो जाए तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, पागल हो सकते हैं, इवन डैमेज होने से आदमी मर सकता है। तो ब्रेन का प्रोटेक्शन करना भी बहुत जरूरी है। तो आइए हम समझते हैं ब्रेन का प्रोटेक्शन कैसे होता है, स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन कैसे होता है। तो ब्रेन का प्रोटेक्शन दोस्तों दो प्रकार का, हमारे ब्रेन के अंदर पहले तो फ्लूइड भरी होती है जिसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। उसके अंदर होने से क्या होता है, ब्रेन में शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। एक तो ये प्रोटेक्शन है। दूसरा, हमारे ब्रेन हमारे खोपड़ी से ढकी होती है, जिसको हम स्कल बोलते हैं या क्रेनियम बोलते हैं, जो कि बहुत ही हार्ड होता है, किसी भी मैकेनिकल चोट से आपको बचाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम जो हमारा रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रा है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखती है, जिससे स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन मिलता है। यानी कि ब्रेन का प्रोटेक्शन दो तरीके से मिलता है, एक तो स्कल यानी ब्रेन बॉक्स से, दूसरा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से। जबकि स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन दोस्तों वर्टिब्रल कॉलम से, हमारे रीढ़ की हड्डियों से मिलता है दोस्तों। अब आइए दोस्तों कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, हमारे मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। अब भी समझते हैं कि हमारे मस्कुलर टिश्यू से हमारा नर्वस टिश्यू अटैच होती है। यदि नहीं अटैच, जैसे आप किसी को पिन घसाते हो, किसी को चींटी काटते हो, तो आपको ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाता है ना, किसी ने आपको चींटी काटा, किसी ने पिन धसाया, यानी कि हमारे मसल के कंट्रोल में हमारी नर्वस टिश्यू। इसका कैसे इसका पाथवे होता है, कैसे सेंसरी इंपल्स पहुंचती है, कैसे वहां से मोटर इंपल्स आती है और हमें रिस्पॉन्स लाती है। तो समझते हैं, सबसे पहले स्टिमुलस आता है सेंसरी ऑर्गन पे, फिर सेंसरी ऑर्गन वहां से सेंसरी नर्व पैदा करता है, फिर सेंसरी नर्व कहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बताया है मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, यानी इन्फॉर्मेशन रिसीव एंड उसको प्रोसीड करती है फर्दर, फिर डिसीजन बनाती है, और फिर उस डिसीजन को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करके एज ए मोटर नर्व उसको भेजती है। कहाँ भेजेगी? जो हमारा इफेक्टर ऑर्गन होगा मसल पे, जो मसल उसको टेक पार्ट करेगा उसके डिसीजन में। ठीक है, तो उस मसल के पास गया, फिर रीअरेंजमेंट ऑफ द मसल प्रोटीन, फिर वो मसल प्रोटीन उस रिस्पॉन्स पे काम करके आपको जो भी फर्दर उस स्टिमुलस के अनुसार काम करना होगा वो काम कराएगा। जैसे आप हीट के टर्म में लीजिए, जैसे आपका गर्म कागज पे हाथ है या कहीं पिन के ऊपर हाथ है, तो आपका हाथ वहां से हट जाएगा दोस्तों। ये आपका कुछ पाथवे रहा। अब आइए क्या अब समझते हैं हम लोग लिमिटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, यानी नर्वस सिस्टम का कुछ लिमिटेशन दोस्तों समझते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंपल्स रिच ओनली दोज सेल दैट आर कनेक्टेड बाय द नर्व। ऑब्वियस है, हमारी नर्वस टिश्यू या नर्व सेल जिस मसल सेल से कनेक्टेड होगी केवल उसी तक सीमित होगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वहीं तक पहुंचेगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स या इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन या नर्वस कम्युनिकेशन दोस्तों। यानी कि जिस टिश्यू से हमारी नर्व सेल अटैच नहीं होगी उस टिश्यू पे हमारी नर्वस कंट्रोल नहीं होगी। यानी कि इसका भी एक लिमिटेशन हुआ कि जिस मसल सेल से हमारी नर्व सेल अटैच होगी उस मसल सेल तक इसकी कम्युनिकेशन होगी, उस सेल तक नहीं होगी जो सेल इससे अटैच नहीं होगा। ठीक, अब दोस्तों देखो, अब आफ्टर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स द सेल टेक सम टाइम टू रीसेट द मैकेनिज्म बिफोर ट्रांसमिशन एंड अदर इंपल्स। अब एक सेल से कोई मान लो इलेक्ट्रिकल इंपल्स गया हुआ है, तो फिर उस सेल को दोबारा इंपल्स को रिसीव करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। ठीक, तो ये टाइम गैप भी होता है, ये भी एक हमारी नर्वस सिस्टम का लिमिटेशन है। ठीक, यानी कोई भी सेल कंटिन्यूअसली इंपल्स नहीं ले सकती, एक इंपल्स के पूरे मैकेनिज्म को कंप्लीट करेगी, फिर कुछ टाइम लैग आएगा, फिर उस लैग के बाद फिर अगले इंपल्स को लेने के लिए तैयार रहेगी हमारी सेल जो है। ठीक है, पर वो लैग बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत ही छोटा होता है। ठीक, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, प्लांट के पास किसी भी प्रकार का नर्वस सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि आपको मालूम है प्लांट के पास ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, अब आइए सेल कम्युनिकेशन टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। अब दोस्तों समझिए, अब इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी नर्वस टिश्यू हमारे जिस सेल से अटैच नहीं होता है, आखिर उस सेल को तो कोई ना कोई कंट्रोल करता होगा। उसी सेल को दोस्तों कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में एक हार्मोनल सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जिसको हम केमिकल मैसेंजर यानी हार्मोन के थ्रू दोस्तों कंट्रोल करते हैं।
इसी चैप्टर में हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, हार्मोनल सिस्टम को भी। अब सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कोऑर्डिनेशन प्लांट को, उसके बाद फिर हम हार्मोनल सिस्टम इन द एनिमल में एंडोक्राइन सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे। पहले कोऑर्डिनेशन इन प्लांट को पढ़ लेते हैं। अब देखो प्लांट में देखते हैं दोस्तों कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो प्लांट में दोस्तों दो प्रकार का कोऑर्डिनेशन करने के लिए मूवमेंट होता है। एक मूवमेंट को बोलते हैं इंडिपेंडेंट ग्रोथ, जबकि दूसरे मूवमेंट को बोलते हैं डिपेंडेंट ग्रोथ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है दोस्तों, इंडिपेंडेंट ग्रोथ को समझिए। इंडिपेंडेंट ग्रोथ जो होता है प्लांट में स्टिमुलस के प्रति बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। अब जैसे जब फास्ट होता है तो इस रिस्पॉन्स में कौन सा पाथवे होता है, कौन सा मोड होता है दोस्तों, इसमें सेल टू सेल कम्युनिकेशन को स्थापित करने के लिए प्लांट जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड को इस्तेमाल करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल मींस जो होता है मेथड होता है बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स देता है। इसमें दोस्तों होता क्या है कि वाटर कंटेंट, सेल के अंदर वाटर कंटेंट के आधार पर सेल के साइज चेंज होता है। जैसे दोस्तों आपको मालूम है यदि वाटर कंटेंट सेल के अंदर बढ़ेगा सेल स्वेल कर जाएगा, जबकि वाटर कंटेंट घटेगा तो सेल श्रिंक कर जाएगा, यानी कि सेल की श्रिंकिंग और स्वेलिंग की घटना इंडिपेंडेंट ग्रोथ में काउंट होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे आप लोग टचमी प्लांट के बारे में पढ़े होंगे, टचमी नट प्लांट के बारे में पढ़े होंगे, उसको कोई छू दे तो फिर वो क्या होता है, मुरझा जाते हैं, ड्रॉपिंग ऑफ द लीफ हो जाता है उसका। ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल मींस के थ्रू इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इंडिपेंडेंट ग्रोथ का एग्जाम्पल है दोस्तों। अब आइए डिपेंडेंट ग्रोथ। अब जैसे नाम से स्पष्ट है इसमें क्या होगा, स्टिमुलस के प्रति इसका रिस्पॉन्स स्लो होगा और किसी ना किसी चीजों पे, किसी ना किसी फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है दोस्तों। दिस मूवमेंट आर द ट्रॉपिक मूवमेंट दैट इज डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। यानी डिपेंडेंट ग्रोथ में मेनली दोस्तों क्या होता है, इसमें डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, स्लो होता है और किसी चीजों पे डिपेंड करता है, इसलिए इस मूवमेंट को इस ग्रोथ को डिपेंडेंट ग्रोथ बोलते हैं। जो क्लाइंबिंग प्लांट होता है दोस्तों, किसी ना किसी चीजों को पकड़ करके ऊपर चढ़ता है, तो उसमें उसको पकड़ मजबूत करने के लिए टेंड्रिल्स का निर्माण होता है। आप दोस्तों देखना, जिस ऑब्जेक्ट को पकड़ कर प्लांट क्लाइंबिंग प्लांट ऊपर की तरफ जाता है तो टेंड्रिल्स उस ऑब्जेक्ट से अवे फ्रॉम, उससे दूर की तरफ उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है, जबकि जो सटा हुआ पार्ट होता है उसे, उस ऑब्जेक्ट के जो नियर बाई पार्ट होता है उसमें टेंड्रिल्स का ग्रोथ कम होता है। ये भी एक तरह का डायरेक्शनल ग्रोथ हुआ, एक तरह का डिपेंडेंट हुआ, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द टेंड्रिल या ग्रोथ ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मोर होता है, जबकि नियर बाई द ऑब्जेक्ट स्लो होता है, कम होता है दोस्तों। ये भी एक तरह का डिपेंडेंट ग्रोथ है। अब ध्यान रहे, यानी कि डिपेंडेंट मूवमेंट है। अब आइए फोटोट्रोपिज्म। फोटो, जैसा कि आपको दोस्तों मालूम है, फोटो मतलब लाइट और ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, यानी कि प्लांट देखना, बहुत सारे प्लांट है जो लाइट के तरफ उसकी मूवमेंट ज्यादा होती है, ठीक है। यानी लाइट जिस साइड में उसको लाइट मिलेगी उस साइड में उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है। इस चीजों को फोटोट्रोपिज्म, यानी कि ग्रोथ ऑफ द प्लांट या मूवमेंट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द लाइट क्या कहलाता है, फोटोट्रोपिज्म, ठीक। अब आइए दोस्तों जियोट्रोपिज्म। जियो मतलब ग्रेविटी और ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, यानी कि प्लांट का मूवमेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट भी होता है, जबकि ग्रेविटी के अवे फ्रॉम भी होता है, टुवर्ड्स भी होता है दोस्तों। यदि प्लांट टुवर्ड्स द ग्रेविटी यदि ग्रो करता है तो उसको पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बोलते हैं, जबकि प्लांट यदि ग्रो करता है अवे फ्रॉम द ग्रेविटी तो इसको बोलते हैं निगेटिव जियोट्रोपिज्म। जैसे कि दोस्तों आप लोग समझते हैं कि प्लांट का रूट क्या होता है, धरती के अंदर ग्रो करता है, नीचे की तरफ जाता है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जबकि प्लांट का स्टेम क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है, एरियल जाता है, इसको बोलते हैं निगेटिव जियोट्रोपिज्म दोस्तों। अब आइए दोस्तों केमियोट्रोपिज्म। केमियोट्रोपिज्म माने मूवमेंट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द सम केमिकल सब्सटेंस लाइक फर्टिलाइजर, लाइक कुछ ऐसी चीजों की तरफ यदि कोई केमिकल्स की तरफ यदि प्लांट का मूवमेंट होता है तो उसको बोलते हैं केमियोट्रोपिज्म। आप एग्जांपल रूप में समझते हैं, ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। ओव्यूल में ओव्यूल की तरफ पोलन ट्यूब का ग्रोथ होता है, तो इसको भी बोलेंगे केमोट्रोपिज्म, ठीक है दोस्तों। अब आइए हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मतलब वाटर होता है, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, यानी कि टुवर्ड्स द वाटर यदि प्लांट की मूवमेंट होती है तो उस मूवमेंट को बोलेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द वाटर, इस चीज को बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म दोस्तों, ठीक है। अब आइए कुछ प्लांट हार्मोन के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हार्मोन क्या है, हार्मोन आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, ठीक है दोस्तों। हार्मोन क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारी कोई भी प्लांट के अंदर की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने में, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट में और उसके रिस्पॉन्स में टेक पार्ट करता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए कुछ प्लांट हार्मोन के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट हार्मोन। और प्लांट हार्मोन के नेम और उसका फंक्शन, ये दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को समझते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन एक प्लांट हार्मोन होता है जो कि सिंथेसाइज होता है प्लांट के सूट टिप पे, यानी एरियल पार्ट पे, जो सूट टिप एरियल पार्ट को बोलते हैं, प्लांट के सूट टिप पे कहाँ सिंथेसाइज होता है, ऑक्सीजन दोस्तों। इसका काम होता है हेल्प टू सेल टू ग्रो लॉन्गर, इस सेल को ग्रो कराने में, सेल की लंबाई बढ़ाने में, सेल की साइज बढ़ाने में हेल्प करता है दोस्तों ऑक्सीजन। एंड इसका काम इट इन्वॉल्व इन द फोटोट्रोपिज्म, प्लांट का लाइट की तरफ जो मूवमेंट कराता है ऑक्सीजन कराता है। तो दो बातें आप याद रखिएगा कि पहला कि प्लांट जो होता है सूट टिप पे, प्लांट के सूट टिप पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन का दो काम, सेल के साइज, सेल के यानी कि लेंथ को मिलनी, सेल के साइज के मामला में आप लेंथ को ध्यान रखिए, सेल की लेंथ को बढ़वाता है
और दूसरा काम ये फोटोट्रोपिज्म करवाता है प्लांट में, यानी प्लांट का लाइट की तरफ मूवमेंट करवाता है। अब ये गिबरेलिन समझते हैं, हेल्प टू ग्रो द स्टेम। प्लांट के स्टेम को ग्रो कराने में किसका काम होता है? गिबरेलिन्स का काम होता है। जबकि साइटोकाइनिन्स का काम होता है प्रमोट द सेल डिवीजन प्रेजेंट इन द ग्रेटर कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स। आप समझिए दोस्तों, प्लांट किसी भी सेल के रिपेयर होने के लिए या एक सेल से दूसरे सेल के बनने के लिए सेल साइकिल और सेल डिवीजन का होना जरूरी है, और सेल साइकिल और सेल डिवीजन को प्रमोट करता है साइटोकाइनिन्स। और दूसरी बात, जो प्लांट में फल लगते हैं, आप भी जानते हो फल को बहुत तेजी से बढ़ना होता है, तेजी से बड़ा होना होता है, यानी कि एक सेल से दो सेल का तेजी से बनना होता है फ्रूट्स और सीड में, इसलिए वहां भी साइटोकाइनिन की मात्रा ज्यादा होगी दोस्तों। अब भाई एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है, इनहिबिटरी हार्मोन है, यानी कि ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, ग्रोथ को रोक देता है प्लांट में, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। इसके चलते क्या होता है? विल्टिंग ऑफ द लीव्स, यानी प्लांट के पत्ता पीला होने लगता है, झड़ने लगता है, एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। इस तरह से एब्सिसिक एसिड इनहिबिटरी हार्मोन है और इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, और ये प्लांट के पत्ते को झाड़ने में हेल्प करता है दोस्तों। ठीक, तो सभी हार्मोन और उनके फंक्शन को आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में जरूर आएगा आपके। ठीक है, अब आइए हार्मोन्स इन द एनिमल, मतलब हमारे केस में हार्मोन का क्या एक्शन है उसको समझते हैं। जैसा कि मैं समझा चुका हूँ, हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल लिविंग एनिमल एंड आल्सो देयर ग्रोथ। माने कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटी चलता है या जो भी हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है, इन सभी चीजों में टेक पार्ट करता है हार्मोन्स, और हार्मोन्स बहुत ही कम मात्रा में बनता है और एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि एक नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होता है, कोई न्यूट्रिएंट सब्सटेंस नहीं होता है, हार्मोन्स एक नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होता है दोस्तों। अब सबसे पहली बात कि हार्मोन्स को कौन बनाता है हमारे बॉडी के अंदर? हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन को एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो बनाती है, सेक्रेट करती है, और ये ग्लैंड के अंदर किसी भी प्रकार का ट्यूब नहीं होता है, ये डक्टलेस ग्लैंड होती है और हार्मोन को सीधा हमारे ब्लड वेसल में सेक्रेट कर देती है। ठीक है, तो दीज ग्लैंड सेक्रेट देयर प्रोडक्ट हार्मोन इनटू द ब्लड डायरेक्टली। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखिएगा कि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन का सेक्रेशन सीधा ब्लड में करती है, उसके लिए स्पेशल कोई ट्यूब कोई डक्ट नहीं होता है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है दोस्तों एक डक्टलेस ग्लैंड होती है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन उसके ग्लैंड को समझते हैं और उसके फंक्शन को, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन का निर्माण करते हैं, जिसको सेक्रेट करते हैं, उसको बोलते हैं, उस हार्मोन का नाम होता है थायरोक्सिन दोस्तों। और आपको मालूम है थायराइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन में यहाँ पे पाया जाता है। ठीक, इसका काम होता है रेगुलेट करता है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को रेगुलेशन में हेल्प करता है, उनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब आइए दोस्तों समझते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरी जो आपको एंडोक्राइन ग्लैंड समझना है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं दोस्तों। मास्टर ग्लैंड इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी में जितनी सारी हार्मोन है उनके फंक्शन को या तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को दोस्तों हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारे मिड ब्रेन में होता है और इसका काम होता है ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेट करना, और ये हमारे मिड ब्रेन में बता चुके हैं मिड ब्रेन होता है, इसका काम होता है रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करती है? रेगुलेट करती है। यदि हमारे पिट्यूटरी हार्मोन में ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन यदि कम हो जाए तो हमारी लंबाई चौड़ाई सब कम हो जाएगा। यदि हमारी ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा कर दे तो हमारी आवश्यकता से अधिक लंबाई पर हो जाएगी, और वहीं यदि नॉर्मल अमाउंट में सेक्रेट करे तो हमारी नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल लंबाई चौड़ाई ये सब दोस्तों होगी हमारे बॉडी की, जो कि नॉर्मल ही जरूरी है, ना ज्यादा ना कम, ये दोनों चीजें हमारे लिए नुकसानदेह होता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं एड्रेनालिन। एड्रेनालिन एक हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्लैंड इसका सेक्रेशन करता है, और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? हमारे दोनों किडनी के एबव पार्ट पे पाया जाता है, एबव द किडनी पाया जाता है। ठीक है, इसका मेन काम होता है ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को कंट्रोल करना, और साथ ही कुछ इमरजेंसी कारणों में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म भी करवाता है एड्रेनालिन। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए पेनक्रियाज। पेनक्रियाज मेनली इंसुलिन नाम के हार्मोन का सेक्रेशन कर, जो कि बहुत ही फेमस हार्मोन है, और पेनक्रियाज हमारे स्टोमक के जस्ट नीचे पाया जाता है। ठीक है, और पेनक्रियाज दोस्तों एक मिक्स टाइप का ग्लैंड होता है, ये चूंकि पैनक्रियाटिक जूस भी निर्माण करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ भी काम करता है, जो कि इंसुलिन नाम का हार्मोन का सेक्रेशन करता है। इसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना और उसका रेगुलेशन करना। ठीक है दोस्तों, अब आइए समझते हैं दोस्तों कुछ सेक्स हार्मोन के बारे में। जैसे मेल के केस में टेस्टिस होता है आप जानते हैं, और फीमेल के केस में ओवरी होता है। तो टेस्टिस जो हार्मोन का सेक्रेशन करता है मेल के केस में उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, जबकि ओवरी यदि फीमेल के केस में जो हार्मोन का सेक्रेशन करती है उसका नाम होता है एस्ट्रोजन दोस्तों। ठीक है, अब ये दोस्तों इनका काम क्या होता है? चेंज एसोसिएटेड विद द पुबर्टी। हमारे पुबर्टी में जो भी चेंजिंग आता है, जैसे मेल के केस में दाढ़ी आ जाना, मूछे आ जाना, आर्म पिट में बाल का आना, हमारी वॉइस थोड़ा मोटा हो जाना, ये सभी चीजें
किसके वजह से? टेस्टोस्टेरोन की वजह है। जबकि एस्ट्रोजन का काम फीमेल के केस में वही चीज जो आपके फीमेल पहचान होती है उसके लिए एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। जैसा कि आप फोटो में समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड है मिड ब्रेन में, यहाँ पे देखिए नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के जस्ट बैक साइड में पैराथायराइड ग्लैंड है, ये हमारा थाइमस है, ये हमारा पेनक्रियाज है पेट के पास में, और ये देखिए किडनी हमारा है, किडनी के जस्ट ऊपर ये कोनिकल स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये आपका एड्रिनल ग्लैंड है, और ये टेस्टिस है और ये ओवरी है दोस्तों। तो आप एक बार समझिए जो हमारा पिट्यूटरी होता है ये ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन करता है, जबकि थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन का सेक्रेशन करता है, पेनक्रियाज इंसुलिन नाम के हार्मोन का सेक्रेशन करता है, एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनालिन नाम के हार्मोन का सेक्रेशन करता है, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन को, जबकि ओवरी एस्ट्रोजन का निर्माण करती है। अब आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि आयोडाइड साल्ट इज नेसेसरी। आयोडाइड सॉल्ट हम लोग खाते हैं खाने में, इसकी क्या जरूरत है? दोस्तों आयोडाइड साल्ट की जरूरत इसलिए है क्योंकि उसमें आयोडीन होता है, और आयोडीन हमारे थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन नाम के हार्मोन की सेक्रेशन करती है वो आयोडीन से ही बनता है। और यदि थायरोक्सिन यदि नॉर्मल अमाउंट में ना बने तो हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इन सब चीजों का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। और समझ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट चीज, इनकी यदि मेटाबॉलिज्म ना हो तो हमारी बॉडी ग्रोथ, हमारी बॉडी फिजियोलॉजी सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सब चीज डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए आयोडीन का होना बहुत जरूरी, चूंकि आयोडीन से ही थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। सो यू मस्ट कंज्यूम आयोडाइज्ड सॉल्ट which is necessary for proper working of the thyroid gland। ठीक है दोस्तों, थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर वर्किंग के लिए यानी थायराइड में प्रॉपर तरीके से थायरोक्सिन हार्मोन को सेक्रेट करने के लिए आयोडाइड साल्ट का होना जरूरी है। और ये डिफिशियंसी काउज डिजीज कॉल्ड ग्वाइटर, और यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं ग्वाइटर। और ग्वाइटर जिसको होता है उसका क्या होता है? गला मोटा होता है, गला स्वेलन हो जाता है, जो नेक के रीजन होता है दोस्तों। ठीक, अब आइए दोस्तों डायबिटीज को समझते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि जो हमारी पेनक्रियाज होती है इंसुलिन नाम का हार्मोन सेक्रेट करती है। ठीक, अब यदि वो इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन यदि सही लेवल पे ना करे, कम सेक्रेशन करे, तो हमें क्या हो जाता है? डायबिटीज होता है दोस्तों। यदि इंसुलिन अपने लेवल से कम लेवल पे यदि हमारी पेनक्रियाज उत्पादन करे, प्रोडक्शन करे, तो हमें होती है डायबिटीज। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि डायबिटीज में इंसुलिन करता क्या है। एक नॉर्मल आदमी के शरीर के अंदर इंसुलिन क्या करता है? हमारे ब्लड के अंदर जो भी ग्लूकोज होता है उसका एब्जॉर्प्शन करा देता है हमारे फैट टिश्यू में। ठीक, हमारे सेल के अंदर उसका यूज करा देता है। अब यदि इंसुलिन का निर्माण ना करे हमारी पेनक्रियाज नॉर्मल अमाउंट में, तो फिर ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज गया है उसका यूज कौन कराएगा? कोई नहीं कराएगा, क्योंकि इंसुलिन नहीं गया तो ब्लड में लगातार क्या होगा? ग्लूकोज लेवल बढ़ते जाएगा। इसी ग्लूकोज लेवल का बढ़ना इन द ब्लड को क्या बोलते हैं? डायबिटीज दोस्तों। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? किसी का पेनक्रियाज यदि सही से काम नहीं कर रहा है, सही लेवल पे इंसुलिन का निर्माण नहीं कर रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो ट्रीटमेंट आर्टिफिशियल इंसुलिन जो हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, इंजेक्शन ऑफ द इंसुलिन हार्मोन का हम इंजेक्शन देते हैं मरीज को, और फिर मरीज का ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होता है वापस से। अब दोस्तों समझते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म हमारे बॉडी में होता है, क्यों होना जरूरी है? फीडबैक मैकेनिज्म क्यों हो? क्योंकि आप समझिए दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर किसी भी चीज का ज्यादा हो जाना नॉर्मल लेवल से या नॉर्मल लेवल से कम हो जाना, ये दोनों ही हमारे लिए घातक होता है। दोनों ही चीजें हमें डिजीज काउज करता है। जैसे आप फीडबैक मैकेनिज्म, आप इंसुलिन को ही लेकर समझिए। यदि हमारे ब्लड में मान लो कि इंसुलिन नॉर्मल अमाउंट में है और फिर भी हमारी पेनक्रियाज इंसुलिन लगातार देते रहे, तो क्या होगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, तो फिर वो भी तो प्रॉब्लम है ना। और यदि इंसुलिन की मान लो कमी हो गई है हमारे ब्लड में और फिर भी हमको कोई बताने वाला नहीं है, हमारे पेनक्रियाज को कोई बताने वाला नहीं है, तो फिर क्या होगा? लगातार इस प्रकार से हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म को आइए थोड़ा समझते हैं। इसलिए हमारे कोई भी ग्लैंड हो उसको फीडबैक मिलना चाहिए कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सिस्टम से। आइए हम समझते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे समझिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे ब्लड में मान लो शुगर लेवल इंक्रीज कर गया है, तो उसको कौन पहचानेगा? डिटेक्ट बाय द सेल ऑफ द पेनक्रियाज, पेनक्रियाज की सेल उसको पहचानेगी, फिर क्या करेगी? सिंथेसाइज करेगी इंसुलिन का। ठीक, क्योंकि ब्लड में क्या है? ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, इंसुलिन का सेक्रेशन करेगी, फिर इंसुलिन का सेक्रेशन के तो फिर ब्लड शुगर लेवल क्या होगा? डाउन होगा, क्योंकि इंसुलिन जब बढ़ता है तो ब्लड शुगर लेवल को यूज करा, मैंने ब्लड के अंदर शुगर का लेवल डाउन हो जाता है। फिर ये फीडबैक के रूप में कहा जाता है पेनक्रियाज के रूप में, फीडबैक मैकेनिज्म के रूप में जाता है पेनक्रियाज में। फिर पेनक्रियाज को पता चल जाता है कि ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल पे इंसुलिन हो गया है, ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो गया। फिर वहां से क्या होता है? हमारा इंसुलिन जो है, हमारा जो पेनक्रियाज जो है इंसुलिन का निर्माण रोक देता है। इस प्रकार से फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है दोस्तों हमारा आज का वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि हमारे चैनल पर आज पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।